नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ कौन सी है? सोच के बताइएगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि कोई गुटखा तम्बाकू, किसी को मिठाई, किसी को बच्चे, किसी को कुछ, अनाज, पानी, हवा। लोगों को शायद ये एहसास नहीं होगा कि हवा सबसे अधिक ज़रूरी है। बिना हवा के हम अधिक से अधिक कुछ मिनट जिंदा रह सकते हैं, बस कुछ मिनट, उससे अधिक जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे में उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर का इलाका, उत्तर भारत का इलाका, उसमें वायु प्रदूषण का हाल ये है कि कल केंद्र सरकार ने तमाम आसपास के प्रदेशों को, दिल्ली और आसपास के प्रदेशों को चेतावनी जारी की है कि वायु प्रदूषण इतना गंभीर हो गया है, खतरा इतना बड़ा हो गया है कि सारे अस्पताल सांस देने का, वेंटिलेटर का, तमाम तरह का इंतजाम जो है उसको इमरजेंसी मोड पर तैयार रखें। जैसा कोरोना के समय कहा जाता था कि वेंटिलेटर तैयार रखें, ऑक्सीजन तैयार रखें, कुछ ऐसा ही अभी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों को लिखा है, प्रदूषण से सांस और दिल के रोग बढ़ेंगे, अस्पताल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं तैयार रखें। केंद्र सरकार ने बच्चों, गर्भवती और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। N95 मास्क, आपको ध्यान होगा ये कोरोना के समय ये मास्क का दर्जा सामने आया था, और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो पैमाने हैं उससे 50 गुना अधिक प्रदूषण फैला हुआ है वहां पर, 50 गुना अधिक प्रदूषण। CPCB केंद्र सरकार की संस्था है, उसके मुताबिक PM 2.5 ये WHO मानक से 50 गुना ज़्यादा है। कुछ आंकड़े हैं, मुझको पढ़ के बताना पड़ रहा है, फिक्र मुझको पढ़ के नहीं बतानी पड़ रही। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, दिल्ली और आसपास के प्रदेशों में करोड़ों लोग बेघर हैं, सड़क किनारे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं, तंबू में रहते हैं, झोपड़ों में रहते हैं, छोटे छोटे से मकान एक एक कमरे के हैं, उनमें रहते हैं, कहीं भी किसी भी तरह जीते हैं। उनकी गर्भवती महिलाएं कहाँ जाएगी? वो तो बाहर ही बाहर हैं। बाहर न निकलने को सलाह दी है केंद्र सरकार ने। जिसका घर है वो बाहर न निकले, और जो खुद बाहर ही है, खुले आसमान के नीचे है, तंबू में है, शेड में है, कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग के ढांचे के बीच में है, वो कहाँ जाए? वो तो प्रदूषण के सामने है, बिल्कुल रूबरू है प्रदूषण। आईना देखे जैसा प्रदूषण दिख रहा है, काले बादल की तरह हवा दिख रही है, वो कहाँ जाए? केंद्र सरकार ने कहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। 90% आबादी ऐसी है जिसने ये शब्द भी नहीं जाना होगा, एयर प्यूरीफायर क्या होता है। न वो एयर जानती है, न प्योर जानती है। वो उसके आसपास का धूल, धुआं, प्रदूषण, ये जो है केवल इसी को जानती है 90% आबादी। कितने लोग हैं जो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं? और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, किसी घर में एयर प्यूरीफायर लगा है दिल्ली में, तो वो 100 के नीचे बतला रहा है प्रदूषण वहाँ पर, और पीछे का दरवाज़ा खोल दिया, बाहर की हवा आई तो वो 200-300 कितना पहुँच गया वो प्रदूषण, दरवाज़ा खुलते ही। तो लोग क्या बाहर ही ना निकलें? एक दिल्ली के बहुत बड़े नामी गिरामी डॉक्टर ने ये कहा, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं वो दिल्ली छोड़ दें। कितने लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं?
कितने लोग बाहर जा सकते हैं? अभी ईरान की राजधानी तेहरान में पानी का खतरा बना हुआ है और सरकार ने कहा है कि अगर कुछ और दिनों में 2-4 हफ्ते में अगर पानी नहीं गिरा तो हो सकता है तेहरान 1 करोड़ आबादी है, उसको खाली कराना पड़ सकता है। तो मैं सुन रहा था एक रिपोर्ट वहाँ के एक संवाददाता की कि ये संभव ही नहीं है कि 1 करोड़ की आबादी को आप ईरान के दूसरे हिस्सों में ले जाओ, कैसे ले जाओगे? ऐसे ही दिल्ली छोड़ दो, जिनके फेफड़े कमजोर हैं दिल्ली छोड़ दो, कहाँ चले जाएं छोड़कर? लोगों के पास घर से काम की जगह तक आने जाने का पैसा नहीं रहता है, दिल्ली छोड़ के चले जाओ कह रहे हैं जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जो बरसों से अपने फेफड़ों के साथ खुले में ही रह रहे हैं, सड़क किनारे धूल में धुएं में साइलेंसर पाइप से निकलते हुए काले धुएं के बीच जो सामान बेचते हैं, चौराहों पर भीख मांगते हैं, सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ कुछ सामान बेचते हैं, वो लोग कहाँ चले जाएंगे छोड़कर? क्या करेंगे जाकर? उनके लिए बाहर कोई रोजगार थोड़ी है। उनकी मजबूरी है दिल्ली में रहना, जहाँ WHO के पैमानों से 50 गुना अधिक प्रदूषण है, 50 गुना अधिक। दुनिया में जो सबसे प्रदूषित देश हैं उनमें दिल्ली सबसे ऊपर है, 1, 2, 3 में है दिल्ली। 10 सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर हैं दुनिया में, उनमें भी हिंदुस्तानी शहर सबसे ऊपर है। क्या हो गया है? क्या हम लोग ये मान कर चलते हैं कि प्रदूषण में रहना हमारी नियति है, हमको ऐसे ही रहना है? दिल्ली के इर्द गिर्द के कारखाने, गैर कानूनी कारखाने गली गली में चलते हैं, गली गली में कचरा जलता है, गली गली में गाड़ियां हैं जो फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट पर चलती हैं और धुआं फैलाती हैं। लोग कचरा जलाते हैं, धुआं फैलाते हैं। कारखाने चलते हैं, कोयले से बिजली बनाने के कारखाने चलते हैं जो धुआं फैलाते हैं, चारों तरफ प्रदूषण फैलाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट हैं जो बिना जाल बिछाए हुए, जाल टांगे बिना जो काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनसे प्रदूषण फैलता है। बारीक सीमेंट चारों तरफ हवा में उड़ता है। कैसे किया जाए इसको? कैसे रोका जाए? इन फेफड़ों का क्या होगा? लाखों लोग तो सरकारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदूषण की वजह से हिंदुस्तान में लाखों लोग मर रहे हैं। 11 लाख है, ऐसा कुछ आंकड़ा मुझको याद पड़ रहा है। मुझको आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। आंकड़े, मरने के आंकड़े सरकारें कम बताती हैं, मीडिया ज़्यादा बताता है। सच इन दोनों के बीच कहीं होता है। तो सरकारें बता रही है 11 लाख या कितने लोग मरे हैं ऐसा प्रदूषण से। क्या हमने इसको नियति मान लिया है? और मैं एक दूसरी चीज़ आपके सामने और रखता हूँ। चलिए, शहरी प्रदूषण के जितने तरीके हैं उसको हमने देख लिया। मैं एक और प्रदूषण की बात आपसे करना चाहता हूँ जिससे धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। धरती पर कार्बन बढ़ रहा है। जो खपत हो रही है सामानों की, मेरे घर पर कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार कभी पिज्ज़ा या बर्गर ऐसा कुछ ऑर्डर किया जाता है। वो आता है तो पुट्ठे के डिब्बे में आता है, कागज़ की थैली में आता है। वो सब वेस्ट हो जाता है। उसको निकाल के खाते ही वो सब बेकार हो जाता है। वो धरती पे बोझ बन जाता है। पहले उसको बनाने में बिजली लगी, कागज़ लगा, पानी लगा बहुत सारा। उसके बाद अब उसको कोई जलाएंगे, कोई प्रोसेस करेंगे, कोई रिसाइकिल करेंगे, कहीं वो कचरे के ढेर पे चला जाएगा। कोई भी चीज़ जो है बिना कचरे के इस्तेमाल नहीं होती है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, इन सब में धरती का इस्तेमाल होता है, सामानों का इस्तेमाल होता है, खपत होती है और प्रदूषण हम छोड़ जाते हैं। हम खाते हैं, पखाना छोड़ते हैं और बाहर प्रदूषण छोड़ते हैं, बक्से का, थैली का, जो छोड़ने आते हैं उनकी मोटरसाइकिलों का, इन सब का प्रदूषण हम छोड़ते हैं। कहीं पर रात में चीज़ों को ठंडा रखा जाता है, फ्रिज में बिजली लगती है, वो प्रदूषण। सुबह उसको गर्म किया जाता है, वो प्रदूषण।
घर में अगर ताज़ा बनाया हुआ खाना खा के लोग संतुष्ट रह सकें तो ये सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला काम रहता है। लेकिन अब एप्लीकेशन आ गए मोबाइल के, आप मनचाहा खाना ऑर्डर कर सकते हो घर में। तो आपके परिवार की महिलाएं या कामकाजी जो लोग हैं पकाते हैं खाना, वो लोग आपकी मर्जी का सब कुछ रोज नहीं बना सकते। आपको फरमाइश पे विविध भारती से गाना सुनना है तो ऐसा खाना जो है, गाना विविध भारती से और खाना किसी फूड सेंटर से ही आप पा सकते हो, ऐसा मर्जी का। दिल्ली में ये कहा गया है कि निर्माण कार्य पूरी तरह बंद। आप कल्पना कर सकते हैं निर्माण कार्य बंद का मतलब ये है मजदूरों की मजदूरी बंद। जो माल जाता है, रेत है, सीमेंट है और कुछ सामान, बिल्डिंग बनाने में 100 तरह के सामान लगते हैं, उनकी सप्लाई बंद। पुराने वाहन जितने हैं वो सब बंद। स्कूलें जो हैं आसपास की दिल्ली और आसपास की, उनको कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाओ ताकि आना जाना, बसों का प्रदूषण बंद हो जाए। ऑफिस के टाइम में फर्क किया गया है ताकि लोगों की भीड़ से गाड़ियों का प्रदूषण न हो। ईंट भट्टे बंद करवा दिए गए हैं, सड़कों पे पानी छिड़काया जा रहा है, हवा में पानी छिड़क कर फुहार लगाकर वहां के प्रदूषण को बैठाया जा। प्रदूषण ने आर्थिक गतिविधियां रोक दी हैं, सांसों को कमजोर कर दिया है, फेफड़ों को नुकसान कर दिया है। ये कर रहा है प्रदूषण। दूसरी तरफ एक खबर मेरे वीडियो कैमरा पर्सन ने याद दिलाया मुझको, आज की है एक दूसरी खबर है। दुनिया का जो सबसे बड़ा पूंजी निवेशक है, सलाहकार है, जिसकी कंपनी लोगों का पैसा शेयरों में लगाती है, सबसे बड़ा जो है वॉरेन बफे। उसके नाम को दो तरीके से कहा जाता है, बफे भी कहा जाता है, बफेट भी कहा जाता है, जो भी होगा। छोटा बफे है तो मैं बफे ही कह लेता हूं, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे ने 60 साल अपनी कंपनी का मुखिया रहा। वो 60 साल, लोग 60 साल जिंदा नहीं रहते हैं, वो 60 साल अपनी कंपनी का मुखिया रहा। अभी वो रिटायर होने वाला है मुखिया पद से। हो सकता है कंपनी में सलाहकार वगैरह रहे, एक दूसरा सीईओ उसने बना दिया है। आखिरी संदेश जो है कंपनी के बोर्ड को, उसमें उसने सादगी के बारे में कहा, अपने खुद के जीवन की सादगी के बारे में बताया। उसका पैसा जो है वो 145 बिलियन डॉलर है उसका पैसा। मैं उतने शून्य नहीं जानता। कोई जो पोल्ट्री फार्म रहता है ना, उसमें जितने अंडे रहते हैं उतना शून्य लगेगा, तब वॉरेन बफे का पैसा गिना सकेगा। उतने अंडे लगाने के लिए एक पोल्ट्री फार्म लाना पड़ेगा पूरा। 1958 में इसने एक मकान खरीदा था, अमेरिका की कोई छोटी जगह है वहां पर, कोई बड़े शहर में, न्यूयॉर्क वगैरह में नहीं रहता है, छोटी जगह में रहता है। 1958 में छोटा सा मकान खरीदा था, उसी में आज तक रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। ये सब प्रदूषण से जुड़ी हुई बातें हैं, अलग नहीं है प्रदूषण से। दो अलग अलग मुद्दों पे नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरा शहर जो है, ये 25 साल पहले राज्य बना छत्तीसगढ़, उसकी राजधानी रायपुर मझले आकार का शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। अभी मुझको पता लगा एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाने का ठेका दिया है किसी को। 1.5 एकड़ जमीन पे मकान बन रहा है, ठेका दिया है। पूरा का पूरा मकान बनाना, इंटीरियर करना, सारी चीजों को भीतर लगा देना, टीवी, गीजर, फर्नीचर सब लगाकर। 145 करोड़ का ठेका दिया है। जमीन खुद की है, उसके ऊपर का ठेका, ताकि सूटकेस में सामान लेके चले जाएं, रहने लगे। सब फर्नीचर, पर्दा, ये वो सब रहेगा। लेकिन 145 करोड़, मुझको नहीं लगता कि वो वॉरेन बफे जितना संपन्न कोई होंगे यहाँ पे, लेकिन 145 करोड़ में ठेका दिया है मकान बनाने का। बड़े जानकार व्यक्ति ने मुझको बताया है।
इसके बाद दूसरा ठेका यहाँ पे दिया गया है रायपुर में ही एक मकान बनाने के लिए। मैं इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो मुझको नाम याद नहीं है क्या है। दूसरा ठेका दिया गया है 225 करोड़ रुपए का ठेका मकान बनाने के लिए। जो दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति है वॉरेन बफेट, संपन्न यानी उसकी दौलत पर्याप्त है, एलन मस्क वगैरह से कम होगी लेकिन पर्याप्त है। वो 1958 में $31,000 में जो मकान खरीदा था उसी में रहता है अभी। 1958 के मकान में रहता है अभी तक। जो वहाँ का फास्ट फूड जॉइंट है मैकडोनल्ड, उसमें जाके 200-300 रुपए का, 250-300 रुपए का नाश्ता करता है वहाँ पे। जो हिंदुस्तान के पैमाने से समझ लीजिए 25 रुपए का नाश्ता है, 30 रुपए का। इंडियन कॉफ़ी हाउस में इडली भी नहीं आती है उतने में, उतने का नाश्ता करता है वहाँ पे वो। उनका जवाब ये रहता है कि सादगी ही लग्जरी है, असली लग्जरी है। और अपनी दौलत को उस आदमी ने, वॉरेन बफे ने, आधे से अधिक दौलत जो है दे दी है समाज सेवा के लिए लगातार। और धीरे धीरे करके अपनी पूरी दौलत जो है, पूरी कमाई वो समाज सेवा के लिए देने वाला है। और बच्चों के नाम पे जो छोड़ा है वो चाहता है बच्चे भी समाज को वापस दें। खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो चाहता तो वो भी स्टारबक्स नाम की कंपनी का जो सीईओ बनाया गया है, जो कैलिफोर्निया से टेक्सास कंपनी के प्लेन पे हफ्ते में 3 या 4 दिन आएगा जाएगा, ऐसी खबर थी। 1600 किलोमीटर कुछ सफ़र करेगा एक दिन में अपने दफ्तर आने जाने के लिए। मैंने जब सुना तो मैंने तय कर लिया कि मैं स्टारबक्स में पैर भी नहीं रखूँगा, खाऊंगा पीऊँगा नहीं वहाँ पे। किसी से मिलना भी रहेगा वहाँ तो कहूँगा कि मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं। जिस कंपनी का मुखिया 1600 किलोमीटर रोज सफ़र कर रहा है, कितना प्रदूषण होता है उससे। ऐसे में सादगी से जीने वाला एक आदमी मुझको अच्छा लगता है, भले ये पूंजीपति हो, भले पैसा कमाता हो। अधिकतर पैसा दान में दे रहा है समाज सेवा के लिए। अपने बच्चों को कह रहा है तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत छोड़ा है वो थोड़ा बहुत भी बहुत होगा, उनका थोड़ा हमारे लिए बहुत होगा। उनकी राई हमारे लिए पहाड़ जैसी होगी। तो अपने बच्चों को भी कह रहा है कि अधिकतर पैसा समाज को वापस कर देना, दान कर देना समाज को। ऐसे लोग किफायत से जीते हैं और ऐसे लोगों की वजह से प्रदूषण नहीं बढ़ता है। मैं दिल्ली जैसे शहर में देखता हूं, 4 पैसा लोग कमा लेते हैं तो 3 पैसे का प्रदूषण करने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, चारों तरफ उनके एसी चलते रहते हैं, बिजली पीते रहते हैं, गर्मी उगलते रहते हैं। बिना एसी के वो बाथरूम तक नहीं रखते अपना, चारों तरफ एयर कंडीशन में 24 घंटे रहते हैं। वो लोग प्रदूषण फैलाते हैं, एक किस्म का बिजली का, गर्मी का प्रदूषण फैलाते हैं। उनकी गाड़ियां धुआं फैलाती हैं, सब कुछ उनका, सब कुछ खपत इतनी रहती है चीज़ों की। दूसरी तरफ सरकार है। मैंने एक बार कोशिश की थी छत्तीसगढ़ सरकार को सुझाने की कि सामानों की जो पैकिंग आती है उसके ऊपर एक टैक्स लगाना चाहिए, गार्बेज टैक्स। क्योंकि जितना गार्बेज पैदा होता है सामानों की पैकिंग का, वो सामान नहीं है। आप इस्तेमाल के लिए 50 ml का एक परफ्यूम खरीदते हैं, उसकी बॉटल का कांच रहता है 200 ग्राम का, पुट्ठा रहता है उस पर 25-30 ग्राम का, जिस पेपर बैग में उसको दिया जाता है वो रहता है 10-15-20 ग्राम का। तो ये जो पैकिंग है गैर जरूरी, इस प्रदूषण पे टैक्स लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि लोग पैकिंग को घटाते चलें, उससे प्रदूषण घटेगा। नहीं माना किसी सरकार ने। सरकारों को ये अच्छा नहीं लगता कि आप संपन्न लोगों की सहूलियतों को कम करने के बारे में, टैक्स लगाने के बारे में कुछ कहें। सरकारों को आदतें बिगाड़ना अच्छा लगता है कि तुम जितना चाहे कचरा पैदा करो, नाली में फेंको, सड़क पे फेंको, हम आके सवेरे ले जाएंगे। मैं आज या कल खबर देख रहा था मेरे शहर की, रात 11 बजे से सड़कों की, बाजारों की सफाई रात 11 से चालू होती थी, अब उसको रात 9 बजे से चालू करेंगे।
दुकानदार अपना कचरा इकट्ठा करें एक जगह, उसको म्युनिसिपल आसानी से उठाए, आसानी से उसकी रिसाइकलिंग हो सके, वो नहीं करेंगे। बाजार जो जैसा फेंकना है फेंके। 11 बजे रात से जो कचरा इकट्ठा होता था वो 9 बजे रात से होने लगेगा। कहां से प्रदूषण घटेगा इस देश में? तो दिल्ली जो है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट रहता है, जहां पर केंद्र सरकार है, जहां पर संसद है, जहां पर मानवाधिकार आयोग है, जहां पर कोई फेफड़ा आयोग भी होगा, वहां पर अगर ये हाल है, बाकी देश का क्या हाल होगा? कौन देखेगा बाकी देश को? मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है, वहां जाता हूं मैं, तो हर चीज में सफेद धूल जमी हुई मुझको दिखती है। अगर मैं फेफड़ा किसी का खोल के देख सकता होता तो वहां भी सफेद धूल मुझको दिखती। तो मैं वॉरेन बफे का मैंने केवल एक संदर्भ चल रहा था, किफायत की मैं बात कर रहा था, तो मुझको याद आया। उन्होंने कहा कि मैं उसी घर में रहता हूं जो 1958 में खरीदा था, इसमें मेरी हर जरूरत पूरी होती है। उनकी कही हुई बातें मैंने पूछी ग्रोक से, तो उन्होंने ढेर सारी बातें किफायत की और सादगी की जो कही है वॉरेन बफे ने, वो बता दी। लेकिन मुझको लगा वॉरेन बफे के पहले हमारे गांधी जो हैं वो किफायत की मिसाल थे। वो तो मैकडोनल्ड में भी जाके नहीं खाते थे, सूट टाई भी नहीं पहनते थे, $31,000 के मकान में भी नहीं रहते थे। उन्होंने भी अपना सब कुछ 100% दे दिया था समाज के लिए। कोई दौलत इकट्ठा करके नहीं रखी थी। आधी आधी धोती लंगोटी जैसी रहते थे, लंगोटी वाला फकीर कहते थे उनको। जो ब्रिटेन भी जाते थे सरकार से मिलने के लिए लंदन में, तो भी कोई कोट वोट नहीं पहनते थे, चप्पल पहनते थे, लाठी लेके चलते थे, आधी लंगोटी। ठंड ज्यादा है तो कोई कपड़ा डाल लेते थे बदन में। दोनों चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रदूषण की वजह से लाखों मौतें होने लगे, और जो मर नहीं रहे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है, दिल की बीमारी हो रही है, दिमाग की बीमारी हो रही है, कई तरह की बीमारियां हो रही है। ये खतरनाक नौबत है। हम अगर अपने घर को, मैं अगर इस स्टूडियो को एयर कंडीशन मानकर अपने को सुरक्षित मानूं, या मेरा ऑफिस का कमरा जो नीचे है जिसमें हम पहले रिकॉर्डिंग करते थे, किताबें आपको दिखती होंगी उसमें, उसको मैं सुरक्षित मान लूं कि मैं तो धूल धुएं से मुक्त हूं, और कार में बैठूंगा तो वो भी एसी है, उससे कोई हल थोड़ी निकलता है। मेरे घर के बच्चे भी खुली हवा में घूमेंगे, बाजार जाएंगे तो खुले में रहेंगे, स्कूल का मैदान खुले में रहेगा। आप प्रदूषण से बच नहीं सकते। अपने को एक कमरे में बंद करके आप प्रदूषण से बच नहीं सकते। आपका कुनबा उस प्रदूषण को झेलेगा ही झेलेगा। सोचिएगा, देश की राजधानी ऐसी हो गई है, कहा जा रहा है कि आपके फेफड़े कमजोर हैं तो आप राजधानी छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह रहो। मैं नहीं जानता कि राजधानी को हाँकने वाले, देश को हाँकने वाले लोगों को इसमें फिक्र और शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं। मुझको तो बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां की राजधानी जो है उससे कमजोर फेफड़ों को बाहर जाने के लिए कह दिया जाए। कहां जाएंगे बाहर के लोग? कोई ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे तो बाहर कोई काम मिल जाएगा? कहां जिएंगे वो लोग? हवा को इतने हल्के में मत लीजिए। पानी से भी ज्यादा जरूरी है मेरे आपके सब के लिए। और कब जहरीली हवा हमारे आपके सबके बदन को खोखला कर देगी, छेद देगी फेफड़ों को, दिल की बीमारी दे देगी, कैंसर दे देगी, इसका ठिकाना नहीं। देर होते चल रही है बहुत। जहरीली हवा को कम जहरीली करने का वक्त निकलते जा रहा है। आपको लगता है मैंने जिंदगी के एक जरूरी मुद्दे पर कहा है? तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसके लिंक और लोगों को भेजिएगा। मैं बताता हूँ, आज आपके शहर की हवा दिल्ली जितनी खराब चाहे ना हो, किसी भी दिन हो सकती है। किसी दिन आपके बच्चे को दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्या करेंगे? और दूसरे शहर भी प्रदूषित हैं, ऐसे बहुत सारे शहर प्रदूषित हैं। प्रदूषण से जूझना पड़ेगा।
हमको जागरूक होना पड़ेगा, सरकारें सीधे कुछ नहीं करेगी, मैं बता देता हूं आपको। सादगी भी देखिए और जागरूक भी रहिए। सादगी और जागरूकता, इन दो चीजों को मिलाकर ही प्रदूषण कम हो सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी बिना हवा के तो नहीं रहते होंगे। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। तंबाकू जो है वो किसी भी शक्ल में आपकी जिंदगी खत्म कर देगा, आपको जिंदा नहीं रहने देगा ज़्यादा समय तक। और ये भी नहीं है कि बिजली की बटन बंद किए जैसी आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी घिसटते चले जाएगी। कैंसर से मौत बहुत बुरी होती है, लंबी चलती है, साल 2 साल चल सकता है इलाज। उस दौरान पूरा परिवार खोखला हो जाता है, सामान बिक जाते हैं, घर के कर्ज चढ़ जाता है, किसी का घर गिरवी रखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अपने परिवार पे अर्थी के अलावा, जनाजे के अलावा इतना बड़ा वजन मत डालिए कि आपके इलाज के चक्कर में पूरा परिवार खोखला हो जाए। तंबाकू इतनी अच्छी चीज नहीं है कि उसके लिए आप अपने परिवार को कुर्बान कर दें। ऐसे सोच के देखिएगा, बिना तंबाकू अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। फिर मिलेंगे।